नमस्कार दोस्तों, मैं राजू मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है भारत और चीन संबंध। भारत चीन संबंध का जो वर्तमान आधार है, आपने देखा होगा कि गलवान घाटी को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो वो वर्तमान में न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं उसका आधार है ऐतिहासिक। इतिहास में, संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है भारत और चीन के संबंधों को लेकर, तो इसको देखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके काम के लिए होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन का जो अस्तित्व है वो कब से हुआ। तो एक आज़ाद देश के रूप में भारत अस्तित्व में आया 1947 में, और उसी समय 1949 में चीन में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और उस क्रांति के द्वारा वहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सरकार स्थापित हुई, जो आज भी है उसी पार्टी की गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे, आप जानते ही हैं। इस साम्यवादी सरकार को समर्थन देने वाला दुनिया का पहला देश था भारत। आप देखेंगे हर मौके पर भारत ने चीन के साथ वफा की और चीन ने हर मौके पर भारत के साथ बेवफाई की। एक तरीके से भारत का चीन के प्रति जो लगाव रहा उसे आप एक तरफा प्रेम कह सकते हैं। चीन की तरफ से वह लगाव भारत के संदर्भ में कभी नहीं रहा। तो भारत और चीन के संबंध ये बने कैसे, तो इसके संदर्भ में हमें आज़ादी के बाद की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ये इनके पास विदेश मंत्रालय भी था और इनके विश्वसनीय सलाहकार थे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन। तो कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने एक तरीके से देखा जाए तो आजाद भारत के साथ चीन के संबंधों को परिभाषित किया या चीन के संबंधों के आधार का निर्माण किया। इन्होंने चीन के साथ जो संबंध बनाए उनमें किन बिंदुओं को आधार बना गया। सबसे पहला बिंदु कि इन्होंने यह माना कि चीन का धर्म बौद्ध धर्म रहा है और भारत चूंकि बौद्ध धर्म का जनक है, इसलिए चीन हमेशा अपने धर्म गुरु का, यानी इन्होंने भारत को चीन का धर्म गुरु मान लिया। चीन ने कहा नहीं इनसे, इन्होंने भारत को चीन का धर्मगुरु मान लिया और ये स्वयं मान लिया कि चीन भारत के प्रति हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। दूसरी चीज, इन्होंने ये मान लिया कि कभी भी चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया प्राचीन काल से, तो आगे भी नहीं करेगा। चीन ने कोई ऐसा वादा नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से ये मान लिया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब चीन के साथ भारत, आजाद भारत के संबंधों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की अपने विश्वसनीय सहयोगी कृष्ण मेनन के परामर्श पर, तो इसमें व्यवहारिक सिद्धांतों का आकलन नहीं किया गया। जो सिद्धांत रखा गया भारत और चीन के संबंधों के लिए वो था आदर्शवाद। और विदेश नीति के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि आदर्शवाद के आधार पर अगर हम विदेश नीति का निर्धारण करते हैं तो हमारी सफलता की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर होंगी। विदेश नीति के निर्धारण के समय सबसे पहले हमारी जो आवश्यकता होती है वो होती है कि हम अपने देश के हितों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और भारत और चीन के संबंधों के निर्धारक, विदेश नीति के जनक भारत और चीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने आदर्शवाद के आधार पर चीन के साथ संबंधों की स्थापना की और हर मौके पर चीन के साथ वफा करने का प्रयास किया। सबसे पहली वफा जो इन्होंने की, सबसे पहला जो पक्ष लिया उन्होंने चीन का, कि उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जिसे अभी सपोर्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं आया। यानी एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक देश के रूप में इन्होंने उस सरकार को समर्थन दिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र संघ में मेंबरशिप दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भारत के प्रयासों से इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को संयुक्त राष्ट्र संघ में मेंबरशिप मिली। इसके अलावा कोरियाई युद्ध के समय जब अमेरिका के द्वारा चीन को एक युद्ध आक्रांता देश घोषित किया जा रहा था तो भारत ने इसका विरोध किया और अंध रूप से चीन का समर्थन किया। तो ये तो हो गया कि कब कब भारत ने चीन का साथ दिया, चीन का समर्थन किया। अब हम देखेंगे चीनी विश्वासघात की कहानी। और एक नारा आपने सुना होगा जो नेहरू जी के समय ही दिया गया था, वह नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। इस नारे की सच्चाई ये है कि यह नारा हिंदी चीनी भाई भाई ये भारत के लिए था, चीन के लिए हमेशा एक भ्रम रहा। यानी चीन ने कभी भी इस नारे को गंभीरता से नहीं लिया। जब उसे भारत के सहयोग की अपेक्षा रही तो उसने इस नारे का सहारा लिया, लेकिन कभी भी इस नारे को या इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया। भारत और चीन के संबंधों में सीमा को लेकर जो टकराव शुरू हुआ वो खुले तौर पर 1957 से 1958 के बीच में सामने आने लगा और सीमा पर झड़प होने लगी। कभी हमारे 2 सैनिक, कभी 4 सैनिक शहीद होते रहे और तत्कालीन भारत सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो साम्यवादी चीन के प्रति विशेष अनुराग रखते थे, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। एक नेचर मैंने उनका देखा है और वो नेचर ये रहा है कि जिन मामलों को आप भविष्य के लिए टाल सकते हो उन्हें टाल दो, आगे देखा जाएगा। हमारे देश की कई ऐसी समस्याएं हैं जो तत्कालीन सरकार की देन है, जो आजादी के बाद सरकार गठित हुई थी, चाहे वह कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो चीन का मसला हो। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम अतीत में जाकर देख सकते हैं कि उनकी जड़ें वहां पर हैं। खैर, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सीमा विवाद शुरू हो गया। चीन जो है भारत के करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लद्दाख और अक्साई चीन के इलाके में अपना दावा करने लगा। इसके बाद आप देखेंगे कि विवाद लगातार बढ़ता जाएगा। इसी बीच 1959 में तिब्बत में एक विद्रोह होगा और इस विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत में शरण लेंगे। चूंकि धर्म से संबंधित थे वे, तो भारत ने उन्हें एज ए शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत के द्वारा शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाना, ये चीन को पूरी तरीके से नागवार लगा और सीमा पर जो गतिरोध था वो लगातार बढ़ता रहा। इसके बाद 21 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना ने भारत पर हमला कर दिया। लद्दाख और अक्साई चीन के क्षेत्र में करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर इन लोगों ने इस युद्ध में कब्जा कर लिया। तत्कालीन समाचार पत्रों की कटिंग आज भी मौजूद है और उसमें ये लिखा मिलेगा आपको कि भारतीय सैनिक बहादुरी के साथ लड़ते हुए पीछे हटे। इसमें हमारे सैनिकों की बहादुरी में या उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। इस युद्ध को अगर हम हारे तो कुछ कारणों से हारे। एक सबसे पहला जो प्रमुख कारण था वो था राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हमारी तत्कालीन सरकार ने कभी भी देश की सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्च करना उचित नहीं समझा। सैनिक साजो सामान भी हमारे सैनिकों को उपलब्ध नहीं कराया गया और जिसका परिणाम ये रहा कि बहादुरी और साहस में दुनिया की किसी भी सेना से सक्षम होने के बावजूद हमारी सेना इस युद्ध को हार गई और 1 महीने के बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और भारत के भूक्षेत्र पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया के सामने भारत को एक कमजोर देश के रूप में साबित कर दिया
और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने समझा और 65 में उसने अटैक कर दिया। हालांकि उसे मुंह की खानी पड़ी, वो पराजित हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी आ चुके थे और शास्त्री जी ने उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था और सैन्य मजबूती का आधार निश्चित करना शुरू किया था। खैर वो बात की बात है। तो अभी हमने इन मुद्दों की जो चर्चा की, इसमें भारत और चीन के संबंधों को देखा और इसमें जो कंक्लूजन की हम बात करें, कंक्लूजन हमारा यही है कि हमेशा भारत ने ये प्रयास किया कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, लेकिन चीन की कोशिश हमेशा ये रही कि वो हमारे भूक्षेत्र पर बुरी दृष्टि डाले रहा और जब उसे हमारे सहयोग की आवश्यकता रही तो उसने शांति की बात की और जैसे ही उसे मौका मिला उसने हमारी भूमि पर फिर से बुरी नज़र डालना शुरू किया। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये चीन के साथ जो विवाद शुरू हुआ उसका जो आधार है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज तो एक मजबूत सरकार है, हमारी सेना भी काफ़ी सशक्त हो चुकी है और हमारी सेना के पास काफ़ी अनुभव भी है, अनेक युद्धों में वो हिस्सा ले चुकी है, जबकि चीन की सेना पिछले 42 वर्षों से कोई युद्ध नहीं लड़ी है। केवल वो ये दिखाते रहे हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके पास संसाधन ज़्यादा है, लेकिन कभी भी युद्ध संख्या बल के आधार पर नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं सैनिकों के हौसले से और इसमें हमारी सेना दुनिया की किसी भी सेना से मजबूत स्थिति में है। हमारे देश में देश को माता की संज्ञा दी गई है और हमारे सैनिक भी इस धरती को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। तो निश्चित रूप से उनके जोश और जज्बे के आगे दुनिया की कोई भी सेना उनके सामने ठहर नहीं सकती। तो ये विवाद जो हो रहा है उसकी वजह एक तो ये भी है कि भारत ने सीमा के आसपास के क्षेत्रों में जो अपने आधारभूत ढांचे का निर्माण शुरू किया, तो चीन को वो नागवार लग रहा। चीन को ये लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो सीमा पर भारत की स्थिति मजबूत होगी और मुझे लगता है कि एलएसी को लेकर जो विवाद है चीन का, तो इस विवाद को जानबूझकर चीन बनाए रखना चाहता है। क्यों बनाए रखना चाहता है? मुझे लगता है कि उसे ये उम्मीद है कि इन फ्यूचर कभी भविष्य में ऐसी कोई सरकार भारत में स्थापित हुई जो कमजोर हो, तो वो अपने हिसाब से एलएसी, क्योंकि एलएसी की जो लाइनिंग है वो भारत का अपना अनुमान है और चीन का अपना है। एग्जैक्ट वो लाइन आप कंट्रोल नहीं है कि एक्चुअली वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो दोनों का अपना अपना अनुमान है। तो उनको ये लग रहा है कि भारत में कभी ऐसी सरकार हुई, अगर हमने समस्या का समाधान कर लिया तो फिर भविष्य में संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसी सरकार आए जो कमजोर हो तो हम आसानी से भारतीय भूक्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जिसकी संभावना फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये कुछ मुद्दे थे जो मैंने आपको चीन के और भारत के संबंधों को निश्चित करने के लिए बताया। और मेन जो हमारा जो डिस्कशन है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर रहा, जिसमें आपने समझा होगा कि चीन को लेकर जो विदेश नीति निर्मित की गई वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई सारी समस्याएं थी और उसका आधार अव्यवहारिक था, वो आदर्शवाद पर आधारित था। और निश्चित रूप से जब विदेश नीति का निर्धारण हम आदर्शवाद पर करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसके संदर्भ में हमें कौटिल्य की थ्योरी, जिसे हम मंडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये अधिक व्यवहारिक लगती है। ये मंडल थ्योरी जो है ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य ये कहते हैं अपनी इस मंडल थ्योरी में कि आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु है, वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। अगर आप उसके साथ शांति बना रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसके पड़ोसी जो उसके दूसरी तरफ है उससे मित्रता कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो उसका शत्रु है तो शत्रु का शत्रु मित्र होगा, और अगर आपने उसके पड़ोसी से जो दूसरी तरफ उसका पड़ोसी उससे मित्रता कर ली तो निश्चित रूप से आपका पड़ोसी भी आपके साथ शांति और सद्भावना के साथ रहेगा। तो चीन के संदर्भ में हमें इस मंडल थ्योरी को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिसे सदियों पहले हमारे महापुरुष कूटनीतिज्ञ कौटिल्य जी दे गए हैं। इस थ्योरी को अपनाकर अगर हमने शुरू से चीन के साथ संबंधों को स्थापित किया होता तो आज हम निश्चित रूप से और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते।
इसी के साथ आज का मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगेगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।